काव्य हेतु। मैं डॉक्टर दशरथ चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, सेम थर्ड SYBA इलेक्टिव 1 संस्कृत के छात्रों से एक चर्चा जो काव्य प्रकाश की मम्मट की काव्य प्रकाश की जो हम कर रहे थे, उसमें काव्य हेतु पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि काव्य हेतु क्या है। समन्वयवादी काव्य शास्त्री आचार्य मम्मट ने कवि की विलक्षण कृति, काव्य का निर्माण कैसे होता है, कवि के कवित्व में कौन सी विलक्षण बात होती है जिनसे सहृदय हृदय को आह्लादित करने वाले काव्य का स्फुरण हो जाता है, इन बातों पर विचार करते हुए अनेक विद्वानों के अनेक मत प्रस्तुत किए हैं। आलंकारिक भामह, जो कि मैं पहले पूर्व में चर्चा कर चुका कि वो हमारे काव्य शास्त्र के भीष्म पितामह है, काव्य के जनक है। तो आलंकारिक भामह कह रहे हैं काव्य हेतु के लिए कि काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावात् शब्दा विधेयते विज्ञाय कृतवा तदि दु उपासनम। उसके बाद दंडी ने कहा कि नैसर्गिक च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम। नैसर्गिक च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम। वामन कह रहा है कि लोको विद्यार प्रकीर्ण च काव्यांगानी। उसके बाद आनंदवर्धन आए, अन्येन आनंत मायाति कवि बिना प्रतिभा गुण है। फिर रुद्र ने कहा कि त्रियम इदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिर अभ्यास है। इन सब आलंकारिकों के बाद काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में काव्योद्भव के मूल में विद्यमान आवश्यक हेतुओं का इस प्रकार विवेचन किया है। मम्मट ने अपनी इन सब काव्यकारों के बाद इन सबके मतों के उपरांत अपना मत प्रस्तुत किया है कि शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्यान्वेक्षणात् काव्याज्ञ शिक्षा अभ्यास इति हेतुस्तमुद भवे। शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीनों समुदित रूप से काव्य हेतु है। शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्यान्वेक्षणात् काव्याज्ञ शिक्षा अभ्यास इति हेतुस्तमुद भवे। शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीनों समुदित रूप से काव्य हेतु है। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार है, विशेष है। याम विनाम काव्यम न प्रसरे प्रसृतम व उपसनीयम स्यात्। कवि का कहने का मतलब है कि कवित्व का बीजभूत संस्कार विशेष शक्ति है। कवि जन्म लेता है पर संस्कारों के साथ ही उसमें कवित्व है। ये विशेष प्रज्ञा है, सहज विलक्षण है, दिव्य क्रांत दृष्टि तथा निर्माण सामर्थ्य से युक्त पूर्व जन्म का संचित विशेष प्रकार का सुदृढ़ संस्कार है। ये काव्य निर्माण रूप कार्य का उपादान कारण भी है। इसके बिना ब्लात किया गया काव्य उपवास योग्य होता है। शक्ति को पूर्वाचार्यों ने प्रतिभा भी कहा है। जो भी शक्ति पुंज है सृष्टि निर्माण से प्रलय तक और प्रलय से निर्माण तक, वो प्रतिभा ही है। निपुणता, व्युत्पत्ति, इतिहासादिनाम च विमर्श नाद व्युत्पत्ति। इतिहासादिनाम च विमर्श नाद व्युत्पत्ति। लोक व्यवहार, छंद, व्याकरण, कोश, शास्त्र, सरस काव्य एवं इतिहास, पुराणादि, प्रमेय, गेय, श्रेय, गेय और वर्णीय विषयों
चिंतनय विषयों के सम्यक अनुशीलन व पर्याय लोचन जन्य वेधुष्य को व्युत्पत्ति अथवा निपुणता कहते हैं। ये उत्कृष्ट काव्य स्फुरण में सहकारी कारण है, क्योंकि व्युत्पत्ति तथा निपुणता ये उत्कृष्ट काव्य का स्फुरण में सहकारी कारण है। अभ्यास, शक्ति, निपुणता और अभ्यास, शक्ति, निपुणता, अभ्यास, ये तीनों मिलकर के काव्य का निर्माण करते हैं। तो देखिए अभ्यास क्या है। काव्य रचयिताओं से भामह से लेकर आज तक अनवरत काव्य रचनाओं से अनवरत शिक्षा एवं काव्य मर्मज्ञों के निर्देशन में सतत काव्य रचना अभ्यास को उत्कृष्ट काव्याभिव्यक्ति का तृतीय हेतु माना है। काव्य के पद कवि एवं आचार्य के दोनों का द्योतक है। कवि के लिए भी और आचार्य के लिए भी, दोनों के लिए द्योतक है काव्यज्ञ। इति हेतुस्त उद्भवे, उसने कहा ना कि शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्यादिवेक्षणात् काव्याज्ञ शिक्षा अभ्यास इति हेतुस्त उद्भवे। इस कारिकांश को, ये जो कारिका है, इस कारिकांश को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि काव्य से उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतुर्न हेतवः। काव्य से उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतुर्न हेतवः, अर्थात उपर्युक्त तीनों सम्मिलित रूप से काव्य के उद्भव अर्थात निर्माण और विकास में कारण है, न कि पृथक पृथक। इन हेतुओं की कारणता घट कार्य में दंड चक्रादिन्यास के समान है। इस प्रकार मम्मट प्रतिपादित काव्य हेतुओं में पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों में मान्य काव्य हेतुओं को परिमार्जित समावेश है, क्योंकि घट कार्य में किसी घड़े का निर्माण करता है तो किसी कारण के बिना किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कुम्हार है, चाक है और दंडा है। वो मिट्टी है जिसको चौक पे रखा है, दंडा उसमें मिट्टी, कुम्हार उसमें निमित्त है, कारण है, वो घुमा रहा है। तो दंड चक्रादिन्यास के समान, चक्र है, मिट्टी गोल, वो घड़े के आकार को स्वतः वो आकार में वो घड़ा बनता जा रहा है, और दंड चक्रादिन्यास, डंडे के घुमाने से वो चक्र घूम रहा है और मटका बन रहा है। तो घड़ा यानी मिट्टी और चक्र और दंड, ये तीनों मिलकर के घड़े का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार सत्व, रज और तम, भाई टाइम तो नहीं हो रहा, सत्व, तम, रज, सत्व, तम और रज, ये तीनों मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से दीपक, तेल और बाती, दीपक, तेल और बाती तीनों विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत है तीनों, परंतु फिर भी संसार को प्रकाशित करते हैं। तेल है वो लिक्विड है, दीपक मिट्टी का बना है और कपास से बाती बनी है, पर तीनों मिलके संसार का निर्माण, संसार को प्रकाशित करते हैं। उसी प्रकार सत्व, रज और तम तीनों मिलकर के इस शरीर निर्माण में, सत्व, गुण और रज, कोई भी शरीर देह है उसमें तीनों गुण आपको मिलेंगे। इसी प्रकार मम्मट ने ये उदाहरण दिया है कि दंड चक्रादिन्यास के समान, दंड चक्रादिन्यास के समान घड़ा, चक्र और दंडा, ये तीनों मिलकर के काव्य का निर्माण करते हैं। जैसे घड़ा, कुम्हार जो है घड़ा बनाता है, वैसे ही ये शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीनों मिलकर के घट पृथक पृथक इन हेतुओं से वो काव्य का निर्माण करते हैं। जैसे घड़ा
घट चक्रादिन्यास के समान। उसी प्रकार काव्य हेतु के पूर्व आचार्यों ने भी, मम्मट से पूर्व के आचार्यों ने भी काव्य हेतु को अपने शाब्दिक अलंकारिक दृष्टि से, काव्य के निर्माण की दृष्टि से अपना अपना पहलू रखा। किसी ने ये कहा कि नैसर्गिक च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम, दंडी ने कहा था। तो देखिए, नैसर्गिक जो प्रतिभा है वो बहु निर्मल है, क्योंकि ये सिद्ध कर दिया कवि मम्मट ने कि शक्ति का जो कवित्व बीज रूप है वो उसके संस्कार में होता है, जन्म से होता है, उसके बाद वो वातावरण में पल्लवित होता है, प्रस्फुटित होता है। उसी प्रकार से मम्मट से पहले के जो पूर्ववर्ती आचार्य दंडी है, उन्होंने कहा कि नैसर्गिक च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मूलम, प्रतिभा है नैसर्गिक होती है और बहुत कम पाई जाती है, परंतु बहुत निर्मलम होती है, क्योंकि वो बहुत निर्मल है और प्रतिभा है, नैसर्गिक है और वो काव्य का निर्माण करती है। उसी प्रकार दूसरे रुद्रट ने भी कहा कि त्रियम इदम व्याप्रति यत्य शक्ति वितुर अभ्यास है। उसी प्रकार उसने कहा कि अभ्यास भी चाहिए काव्य का, किसी भी काव्य का निर्माण के लिए, किसी भी कविता निर्माण के लिए क्या चाहिए? अभ्यास, बार बार अभ्यास करना, पढ़ना, उसको अभ्यास के बाद उसका चिंतन मनन करना, और फिर जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ कवि की जो कल्पना है, काव्यत्व की जो कल्पना है, वो कहाँ तक पहुँचती है, ये उसका शाब्दिक चिंतन पर निर्भर करता है। लेकिन मम्मट ने तो शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों को अलग अलग 3 भागों में उसने काव्य हेतु को परिभाषित किया कि शक्ति वो है जो कवित्व बीज के रूप में, सीड के रूप में संस्कार से आती है, उसके बिना काव्य का प्रसारण संभव नहीं है, और प्रसारण हो भी गया तो उपसनियम से आपको वास योग्य होता है। इसलिए कवित्व का जो बीजभूत संस्कार है वो विशेष शक्ति है, विशेष प्रज्ञा है, विलक्षण बुद्धि है, दिव्य है, क्रांत है, सुदुर्लभ संस्कार होता है, प्रत्येक को नहीं मिलता है। और काव्य का निर्माण का जो रूप है वो कार्य का एक उपादान कारण है। निपुणता है शक्ति के बाद, ये उसकी छंद, अलंकार को, शास्त्र, सब में पारंगत होना, सब में दक्षता होना, सब में कुशल होना, यही उसकी निपुणता है। और अभ्यास, फिर वो अनवरत लगातार अभ्यास करता है, अपनी उत्कृष्ट काव्याभिव्यक्ति को प्रस्तुत करता है, जन सामान्य के बीच में लाता है, सतत काव्य की रचना करता है, अभ्यास करता है, काव्य का वो मर्मज्ञ है। इसलिए काव्य के पद को कवि भी कह सकते हैं, काव्य को, और आचार्य भी कह सकते हैं। उसने इन सब को बड़े ही मार्मिक दृष्टि से अभ्यास के लिए काव्य का द्योतक माना, कवि द्योतक माना, उसके सतत कंटिन्यूटी के अनुरत उसमें ये काव्य के मर्मज्ञ को अपना उपादान कारण, स्फुरण कारण, सहकारी कारण, ये सब कुछ मानते हुए अभ्यास किया। फिर इतिहासो स्तुत उद्भवे, कारिकास ने लिखा कि काव्य का उद्भव, निर्माण, काव्य से उद्भवे निर्माणे समूलस्य च हेतु हेतुर्न हेतु, ये तो तीनों सम्मिलित रूप से अलग अलग दिशा में है, फिर भी काव्य के निर्माण और विकास में कारण है, न कि पृथक पृथक, जैसे घट चक्रादिन्यास। कल अगला होगा।